स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये है हमारा ज्योग्राफी, कंटिन्यू है, 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है। चलिए देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6। ये है इसका चैप्टर 5 और इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। 2 पार्ट हम इसके कवर कर चुके हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में क्लास 6 के एनसीईआरटी पूरी समाप्त हो जाएगी। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो देखिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, कौन कौन से परिमंडल, कौन कौन से मंडल हैं पृथ्वी के, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहला कौन सा है तो भूमंडल है, ठीक है। एक और पार्ट है, इसे हम बोलते हैं वायुमंडल। भूमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, तीसरा है जलमंडल और एक है चौथा जिसे हम बोलते हैं जीवमंडल। तो ये पृथ्वी के परिमंडल हैं। भूमंडल, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। वायुमंडल एटमॉस्फेयर। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। जीवमंडल बायोस्फीयर। अब देखिए भूमंडल क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, तो ये क्रस्ट और मिट्टी का बना हुआ होता है। क्रस्ट की जो चट्टानें हैं हमारी, क्रस्ट की चट्टानें और मिट्टी, इसका बना हुआ है। ये क्या है, ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम मानव निवास करता है, ये भूमंडल क्या है तो ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं। वायुमंडल क्या है तो गैसों की परतों, वो गैसों, देखो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हैं, वो एरिया हम बोलते हैं वायुमंडल। तो गैस की परतें जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मेजर गैस नाइट्रोजन है, 78% है ये लगभग 21% है। बाकी 1% में अन्य गैसें हैं, ठीक है। आर्गन है। तो ये गैसें हैं, इन्हीं गैसों का जो परतें हैं, लेयर्स हैं, वही हम बोलते हैं वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। जलमंडल क्या है तो जल की सभी अवस्थाएं जलमंडल में आती हैं। जल की सभी अवस्थाएं। अब सभी अवस्थाएं से आशय यहाँ क्या है तो 3 अवस्थाएं होती हैं जल की। एक होती है जल की ठोस अवस्था, एक जल की द्रव अवस्था और एक जल की गैस अवस्था। ठोस अवस्था जल की कौन सी है तो बर्फ हो गई। द्रव अवस्था तो जारी रहे आप जल है, और गैस अवस्था जलवाष्प हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एक हो गया भूमंडल, एक हो गया वायुमंडल, एक हो गया जलमंडल और फिर जीवमंडल। भूमंडल क्या है तो ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं। वायुमंडल गैस की परतें जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, ये है वायुमंडल, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इस प्रकार की गैसें हैं इसमें। और जलमंडल जल की सभी अवस्थाएं जैसे ठोस, बर्फ, जल और जलवाष्प, ठीक है। तो ये हो गया जलमंडल। जीवमंडल क्या है तो वो सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल क्या है तो वो सीमित क्षेत्र जहाँ पे जल, स्थल और हवा एक साथ मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीवमंडल। हम लोग जहाँ रहते हैं वो है जीवमंडल।
वायु, देखिए अलग अलग समझिए, भूमंडल जहाँ पे कोई ना रहता हो, सिर्फ भूमि की बात करें तो भूमंडल हो गया, सिर्फ वायु की बात करें तो वायुमंडल हो गया, सिर्फ जल की बात करें जलमंडल हो गया। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम, तीनों को ऐड कर दीजिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीवमंडल। चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके, भूमंडल की बात करते हैं। भूमंडल, ठीक है। लिथोस्फीयर, भूपर्पटीय की चट्टान और मिट्टी की परत। क्या है ये, भूपर्पटीय की चट्टान प्लस मिट्टी की परत, इसको मिला के क्या बनेगा, लिथोस्फीयर। पृथ्वी की सतह, ये जो भूमंडल है, तो हमने बताया पृथ्वी की सतह को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो रूपों में देख सकते हैं। देखिए पृथ्वी की जो सतह है उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, तो एक होगा महाद्वीप, ठीक है, ये स्थलीय भाग है जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, और एक होगा जलीय भाग जिसको हम बोलते हैं महासागर, ठीक है। तो भूमंडल में पृथ्वी की सतह पे दो पार्ट हैं, स्थलीय भाग को बोलेंगे महाद्वीप और जलीय भाग को बोलेंगे महासागर। चलिए अब महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पे, ठीक है। कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। और अभी 2017 में न्यूज़ में बात आई थी कि अभी 8वां महाद्वीप की खोज की गई है, 8th कॉन्टिनेंट की, ठीक है। वो 8वां महाद्वीप कौन सा है, तो वो उसे नाम दिया गया था जीलैंडिया, ठीक है, उसे नाम दिया था जीलैंडिया। ये न्यूजीलैंड और इसके, अब जीलैंडिया है कहाँ पे, तो लोकेशन इसकी क्या है, तो न्यूजीलैंड और इसके आसपास का क्षेत्र, न्यूजीलैंड और इसके आसपास का क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, जीलैंडिया। इसका लगभग 94% जो भाग है वो जलमग्न है, ठीक है, सबमर्ज्ड है, जलमग्न है, पानी में डूबा हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा भाग जो सतह के ऊपर है, इसका जो इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा भाग जो सतह के ऊपर है, उससे वो कौन सा भाग है, तो वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड आपने देखा है मैप में, नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये न्यूजीलैंड जो है, तो आपको दिखाते हैं जीलैंडिया। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, पर ये जो पार्ट आपका है ये वाला, ये हो गया आपका जीलैंडिया, 8वां महाद्वीप जिसे कहा गया है। और ये जो आपको दिख रहा है पार्ट छोटा सा ग्रीन कलर का, ये है न्यूजीलैंड। तो बाकी देखिए सब पानी में सबमर्ज्ड है, पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये पानी में डूबा हुआ है, इसी को बोलते हैं जीलैंडिया, 8वां महाद्वीप। और ये जो पार्ट ऊपर, इसका सबसे बड़ा भाग जो ऊपर निकला हुआ है सतह पानी के बाहर, वो है न्यूजीलैंड। महासागर की बात अब कर लेते हैं। देखिए सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, सभी महासागर आपस में जुड़े हैं। जल का महासागरीय जल का जो तल है वो सभी जगह एक समान होता है, क्योंकि सभी महासागर जब आपस में जुड़े होंगे तो जहाँ भी जल अधिक होगा वहाँ से जल का घनत्व जहाँ अधिक होगा वो कम घनत्व की ओर पलायन कर जाएगा। तो सभी महासागर आपस में जुड़े हैं, तो महासागरीय जल का तल सभी जगह समान होता है।
महासागरीय जल का तल सभी जगह समान होता है। जो देखिए, आप कहीं भी जाए होंगे किसी स्थान पे तो लिखा होगा ना समुद्र तल से इतना ऊंचा। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जो स्टेशन का बोर्ड लगा होता है कि ये प्रयागराज है या ये लखनऊ है, तो वहाँ पे लिखा होगा कि समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचाई। तो वो जितनी भी स्थल की सभी जगह जो स्थल की ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से ही मापी जाती है, क्योंकि जल का तल सभी जगह समान होता है। अब महासागर, जल हमेशा महासागर क्या है, तो जल महासागर का जो जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है, रुकता नहीं है कभी। और 3 प्रमुख गतियां होती हैं महासागर के जल की। इसकी 3 प्रमुख गतियां हैं। कौन कौन सी गतियां हैं? 3 प्रमुख गतियां हैं। पहली गति कौन सी है, तो हम बोलते हैं तरंग, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। और तीसरा है महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। अब आकार के आधार पे बड़े से छोटे में हम महासागर को देख लेते हैं, ठीक है। आकार के अनुरूप बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो है प्रशांत महासागर। अभी लोकेशन देखेंगे इनकी। प्रशांत महासागर। उससे छोटा कौन सा है, अटलांटिक। इससे छोटा कौन सा है, हिंद महासागर। फिर दक्षिणी महासागर। हिंद महासागर के दक्षिण में जो है, भारत के दक्षिण में उसे हिंद महासागर, और उसके दक्षिण में जो है उसे दक्षिणी महासागर। और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये है महासागर। ये सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथ ओशन, और ये हो गया आपका आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब लोकेशन इनकी देख लेते हैं। देखिए, ये हो गए कॉन्टिनेंट जो हमने बताया था ना कि महाद्वीप। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में जो न्यूजीलैंड दिख रहा है, इसी को मिला के इस एरिया को बोलते हैं जीलैंडिया। ठीक है, ये देखिए, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, प्रशांत महासागर, ये आपको इधर भी दिख रहा, आप लोग सोच रहे होंगे इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्लोब है, तो इसको ग्लोब को ऐसे फैला दिया गया है, इसीलिए आपको 2 पार्ट में दिख रहा है। तो ये पार्ट पीछे और ये पार्ट आपका, ये दोनों पार्ट आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, ये है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन इसे बोलते हैं, इसे साउथ अटलांटिक ओशन। ये इंडियन ओशन, इस एरिया को हम बोलते हैं साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका, और यहाँ पे है आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये देखिए है आर्कटिक ओशन। तो ये महाद्वीप भी हो गए और ये हो गए महासागर। तो हम क्या पढ़ रहे थे आज? देखिए, हम पढ़े थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमने देख लिया है। ये परिमंडल है भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल। भूमंडल हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी, वायुमंडल क्या है, तो जो पृथ्वी को चारों ओर से ये घेरे हुए है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। ये है वायुमंडल। वायुमंडल में जो एक होती है कौन सी, ओजोन लेयर। ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है।
ये जो लेयर है ये पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती है। और ये वायुमंडल ही है जिसमें हमारे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन जो वृद्धि के लिए आवश्यक है, CO2 ये गर्म रहती है, ये क्या करती है कि ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी के तापमान को गर्म रखती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव होता है, नहीं तो बहुत अधिक ठंड होती चली जाएगी। ठीक है, तो इन सब का कुछ ना कुछ महत्व अधिक है। घटकों में देखिए, वायुमंडल के घटकों में तापमान और अन्य के आधार पर इसको कई परतों में बांटा गया है। अब इसकी लेयर्स हम देख लेते हैं। ठीक है, कई परतें हैं। तो ये हो गई पृथ्वी की सतह, मान लीजिए ये हो गई सतह, पृथ्वी की ये सतह हो गई, ये हो गई अर्थ। ये पहली जो लेयर होगी सतह से ऊपर की ओर पहली लेयर, इसे हम बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। जो दूसरी लेयर होगी इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। जो तीसरी लेयर है उसे हम बोलेंगे मीजोस्फेयर। जो चौथी लेयर है उसे हम बोलेंगे थर्मोस्फेयर। और फिर यह है एक्सोस्फेयर। तो ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। ये है समतापमंडल, समतापमंडल। ये है मध्यमंडल, ये है थर्मोस्फेयर। ठीक है, तापमंडल। और ये है एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो इनके बारे में और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि क्लास 6 की NCERT है तो बिल्कुल बेसिक हमको देखना है। आगे डिटेल में आगे चैप्टर में आएगा, ये आगे की क्लासेस में, तो हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। क्षोभ मंडल में सभी बादली जो भी वर्षा होती है, जो बादल बनते हैं, ये क्षोभ मंडल में होता है। और जो कॉमर्शियल प्लेन हैं हमारे, वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। जो जेट प्लेन हैं, जो हमारे फाइटर जेट हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाएंगे वैसे तापमान में क्या होगी, कमी आती जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पे तापमान सबसे अधिक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। समतापमंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। फिर मध्यमंडल में जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। फिर तापमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कई सारे जो घटक हैं और तापमान उसमें से एक कारण है, और अन्य के आधार पर पृथ्वी को जो वायुमंडल की लेयर है इसको हम इतने पार्टों में डिवाइड करते हैं। ऑक्सीजन क्या है तो जानते हैं, सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है, तो ये पृथ्वी की सतह है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होता है, घनत्व में कमी आती है। किस चीज़ के घनत्व में, तो वायुमंडल में जा रहे हैं, बात वायुमंडल की हो रही है, तो गैसों के घनत्व में कमी आती है। ठीक है, कमी आती है, यानी कि जो सरफेस है पृथ्वी की, इसके पास गैसों का घनत्व बहुत अधिक है, मतलब गैसें बहुत हैं, पास पास हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये विरल होती जाएंगी, यहाँ पे सघन है और ऊपर विरल होती जाएंगी। घनत्व समुद्री सतह पे सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे घटता जाता है। तो जो समुद्र की सतह होती है उसे हमने क्या कहा है कि वहीं से हम वो हर जगह बराबर होती है, इसीलिए जो ऊंचाई होती है समुद्र की सतह से मानते हैं। समुद्र की सतह को हम 0 मानते हैं, उससे ऊपर हम 1 2 3 4 ऊंचाई मानते हैं। तो समुद्र की सतह पे जो वायुमंडल का घनत्व होता है, ये वायु का घनत्व होता है, सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ये घनत्व कम होने लगता है, तो वायु कम होने लगती है। तो जब वायु कम होने लगी थी, इसीलिए जैसे हम पर्वतों पे जाते हैं बहुत अधिक ऊंचाई पर, तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वायु का घनत्व कम हो जाता है, तो हमको ऑक्सीजन की उपलब्धता वहाँ कम रहती है। इसीलिए बहुत ऊंचाई पर जाने पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, चूँकि वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, तो ये गैसें कहाँ दबाव डालती हैं, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। और जो दबाव डालता है वो किस चीज़ का दबाव है, तो गैसों का दबाव है। ठीक है, और वायु का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो वायु का प्रवाह की बात करेंगे, ये होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। प्रवाह उच्च वायुदाब से, हाई प्रेशर से निम्न वायुदाब की ओर, लो प्रेशर की ओर, निम्न वायुदाब की ओर। देखिए, जब आप स्टेशन पे कभी खड़े हों, ट्रेन कोई आ रही हो, ठीक है, आप स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ पे पटरी पे कोई ट्रेन आने वाली है, तो आप देखेंगे कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। उसका लॉजिक ये है
कि जब ट्रेन आती है तो अपने साथ गर्म वायु लेके आती है, क्योंकि जहाँ ट्रेन चलती है उसके अगल बगल की वायु घर्षण के कारण गर्म होती है, तो गर्म वायु हल्की होती है। तो जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो हल्की वायु गर्म होती है, वो ऊपर उठ जाती है। गर्म वायु हल्की, हल्की वायु ऊपर उठेगी, तो जो जहाँ पे आप खड़े होते हैं उधर की वायु ठंडी होती है, भारी होती है, वजन वायु होती है, उसका घनत्व अधिक होता है। तो जब ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आएगी वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो पीछे की वायु उसका स्थान लेने के लिए ट्रेन की ओर आती है। तभी आप अगर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल पास में खड़े हैं तो ट्रेन की ओर खिंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ट्रेन आए तो आप प्लेटफॉर्म पे थोड़ा दूर खड़े हो जाएं, ताकि जो आपका वायु है वो आपको खींचकर ट्रेन की ओर न ले आए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें क्या था, तो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। जलमंडल हमने देख ही लिया, महासागर है। जीवमंडल क्या है, तो तीनों जहाँ मिलते हैं उसे हम बोलते हैं जीवमंडल, जहाँ पे सब रहते हैं, सीमित क्षेत्र है, जल, स्थल और हवा एक साथ यहाँ पे रहते हैं। तो ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5, ये कवर हो गया है। कुछ प्रश्न पूछता हूँ, देखिए, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना हुआ है, तो यह है लिथोस्फीयर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, हमने देख लिया है, ठीक है, एशिया है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, वो भी हमने देख लिया है, नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 है, अगला है चैप्टर 6, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर 6। ये कौन सा है, तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं तो देख लेते हैं यहाँ एक एक करके, ठीक है। बाकी डिटेल में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, कवर करेंगे, लेकिन अभी क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही डिटेल में कवर नहीं किया जाएगा। देखिए, पर्वत होता है। अब पर्वत हो गया, पर्वत में तो आपका एक हो गया वलित पर्वत, एक आपका हो गया भ्रंशोथ पर्वत, एक आपका हो गया ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। दूसरा आपका कौन सी संरचना हो गई, पठार। ये पृथ्वी के स्थल स्वरूप हैं, स्थल पे जो स्वरूप बनते हैं, झील, नदी, मैदान, ये सब हम पृथ्वी के स्थल पे देखते हैं। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग। पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला तो हम देखते ही हैं। डेल्टा, बहुत सारे स्थल रूप हैं जो हम पृथ्वी पर देखते हैं। जो हिमालय है हमारा, ठीक है, हिमालय, अरावली और आल्प्स आदि, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो वलित पर्वत हैं, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत जैसे आपका किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका का, और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ का है, जापान का है। तो ये है ज्वालामुखी पर्वत। ये कैसे बनते हैं, ये सारे जो स्थल रूप हैं ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक बल है, बल जिसके कारण ये बनते हैं, और बल 2 प्रकार के हैं, एक है अंतर्जात बल, एक है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और एक है बहिर्जात बल। अब डिटेल में अभी नहीं यहाँ देखा जाएगा, क्योंकि अभी इस चैप्टर में ये नहीं है, ठीक है। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल क्या होते हैं, वैसे मैंने इसका वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो हम आगे भी इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पठार, स्थल स्वरूप भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये है पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूप। देखिए, पर्वत हो गया आपका, ये हो गया पठार आपका, ये हो गई झील, ये डेल्टा हो गया, ये नदी का मुहाना है, ठीक है। ये डेल्टा बना है, यहाँ से नदी आ रही है, डेल्टा बना है, ये सहायक नदी है। ये पूरा है मैदान। सहायक नदी क्या है, ये नदी, ये मेन नदी, जैसे गंगा हो गई, ये यमुना होगी, इसकी सहायक नदी। ये है पूरा मैदान एरिया जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये वितरिका बोलते हैं, नदियाँ कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, ये घाटी हो गई आपकी, ये पहाड़ी है, ये समुद्र है पूरा, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थल स्वरूप हैं। ये देखिए, जल संधि, जहाँ पे जल के द्वारा एक दूसरे द्वीप मिलते हैं, ये है द्वीप। द्वीप मतलब जो ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर जल भरा हो उसे द्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप, 3 ओर से जल हो, एक ओर से वो स्थल से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। ये देखिए है पठार। पठार क्या होता है, तो आसपास के क्षेत्र से, पठार क्या है, तो जो
आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ, आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ भाग होता है पठार, अधिक उठा हुआ भाग, ठीक है, ये पठार हो गया। इसका जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान होता है, इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है, इसका भी देख सकते हैं यहाँ पे इसमें चित्र में, मेज के समान। ये देखिए इसका जो ऊपरी भाग है वो नुकीला नहीं है, नुकीला जो शिखर होगा वो होगा पहाड़, ठीक है, पठार नहीं होगा। ये जो ये है ये पहाड़ है, पर्वत जिसे बोलते हैं, पर्वत, ठीक है, पर्वत है। ये पठार है जिसका ऊपरी भाग सपाट मेज के जैसे होता है। और जो पठार होते हैं वो खनिज भंडार होते हैं, खनिजों की प्रचुरता होती है यहाँ पे बहुत, खनिज जैसे पेंटागोनिया का पठार, खनिज के भंडार होते हैं। भारत में कौन कौन से हैं, दक्कन का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, केन्या का पठार हो गया, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। अफ्रीका में पठार जो है, अफ्रीका पठार, अफ्रीका में पठारों में क्या पाया जाता है, बहुतायत किसकी है, तो देखिए सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में है छोटा नागपुर पठार, लोहा कोयला मैग्नीज आदि चीज़ें यहाँ मिलती हैं, लोहा कोयला मैग्नीज। केन्या, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पठार है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 6 था, और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बाकी जो आगे क्लासेस में जैसे जैसे डिटेल में चीज़ें आती जाएंगी वैसे हम कवर करते जाएंगे। बस यहाँ पे ये देखना कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूप किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस चित्र में हमने सब देख लिया है कि इस प्रकार की जो संरचना है पर्वत होगा, ये झील है, ये नदी मुहाना है, डेल्टा है, वितरिका है, ये प्रायद्वीप है, तीनों ओर से जल से घिरा होता है, पर्वत श्रृंखला है, घाटी है, पहाड़ी है। बाकी एक एक चीज़ पठार डिटेल में कि कौन से पठार कहाँ हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आपको डिटेल में आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि ये क्लास 6 चल रहा है तो अभी इसमें डिटेल में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।